everyone, welcome back. Today we shall start with the chemical reaction. So basically, what are we studying? Not the chemical reactions, we are studying the enzymes. So what are enzymes? Enzymes are nothing but the proteins which act as a catalyst inside the living organisms. जो living organisms के अंदर जो catalyst का काम करते हैं, जो reaction को fasten करने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं enzymes. तो उसको हम समझेंगे जैसे कि केमिकल रिएक्शंस जो होती है, केमिकल रिएक्शंस जैसे कि हम बात करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शंस दो तरह की होती है. तो समझ लो जैसे कि फिजिकल केमिकल रिएक्शंस होती है और साथ ही साथ होती है केमिकल रिएक्शंस. फाइन. तो फिजिकल क्या होता है कि मतलब में जिनमें बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते, जिनमें बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते और फिर भी कुछ चेंज होता है तो उसे बोलेंगे फिजिकल. जैसे कि आप इस बुक है तो बुक को टेयर कर दो तो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज. फाइन. ऑन द कॉन्ट्रेरी जैसे कि दूसरी एक चीज़, जैसे कि कोई चीज़ को ब्रेक कर दो, इस पेन को ब्रेक कर दिया तो वो हो गई एक फिजिकल चेंज. फाइन. जिनमें बॉन्ड्स नहीं टूटते हैं. साथ ही साथ सपोज एक एग्जांपल दिखा गया है जैसे कि आइस है तो आइस को रखो वो मेल्ट हो जाएगी पानी में, तो वो कैसी चेंज हुई, फिजिकल या केमिकल? तो वो भी वापस हुई फिजिकल चेंज, जिनमें बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं. फाइन. Simply there is a conversion of the state from that is solid to the liquid state. So physical उसे बोलेंगे physical reactions. Fine. On the contrary जब हम chemical reactions की बात करते हैं तो ऐसे reactions जिनके अंदर bonds break होते हैं. जब हम chemical reactions की बात करते हैं तो chemical reactions further दो तरह की होती हैं, जैसे कि inorganic. फाइन. और दूसरी होती है ऑर्गेनिक. तो हम जब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की तो जैसे ये जो एग्जांपल दिखा गया है दैट इज बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, सो इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट अलोंग विद द रिलीज ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. फाइन. तो ये जो रिएक्शन है जिनमें कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, उससे ज़्यादा ये जो रिएक्शन है एक्सटर्नली हो रही है इनऑर्गेनिक. ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस. सो फिजिकल रिएक्शंस होती है जिनमें नो चेंज इन द बॉन्ड. फाइन. नो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड. कॉन्ट्रेरी केमिकल में क्या होता है, देयर इज अ चेंज और ब्रेकिंग डाउन ऑफ द बॉन्ड्स. फाइन. जैसे कि H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हुआ तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. और केमिकल रिएक्शन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक मटीरियल्स में होती है जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और ये ले लो, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, दैट इज दोज आर टर्म टू बी एज द रिएक्टेंट्स एंड दिस आर टर्म टू बी एज द प्रोडक्ट्स ऑन द अदर साइड. फाइन. एंड द अदर वन इज ऑर्गेनिक. जैसे कि एक एग्जांपल ले लें हम, स्टार्च है तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च कुछ नहीं होता, ग्लूकोज की बड़ी सी चेन ले लो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टार्च. अब इसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो इट ब्रेक्स, दैट इज हाइड्रोलिसिस होता है. फाइन. तो वाटर, दैट इज वाटर की मदद से ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है जिनमें स्टार्च की चेन ब्रेक डाउन होते होते क्या होगी, ग्लूकोज रिलीज होगा. फाइन. तो उस रिएक्शन को जिनमें ब्रेक डाउन हो रहा है, फाइन, ग्लूकोज, तो ये एक रिएक्शन है दैट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन. ये है इनऑर्गेनिक रिएक्शन. वैसे ही स्टार्च की लंबी चेन होगी दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, इट्स अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन. फाइन. तो ये एग्जाम्पल थे हमने पढ़ा, वी आर स्टडिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस. अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जैसे हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होती है. हम दूसरी चीज़ है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ फिजिकल या केमिकल रिएक्शन. रेट मतलब में क्या, मतलब में कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है. वेरी इजी. दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज स्टेटेड एज द रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन अपॉन रेट एट विच द इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बना, 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. तो दैट इज टर्म टू बी एज पर यूनिट टाइम. सो दैट इज टर्म टू बी एज द रेट ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन. अब हम रेट की क्यों बात करते हैं. फाइन. सो बेसिकली हमने रेट की बात इसीलिए की बिकॉज जब हमने देखा है कि भाई कोई भी रिएक्शन हो, बराबर, केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जांपल जैसे कि कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड्स एट रेट्स फास्टर हायर देन द अनकैटलाइज्ड वन. जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में. फॉर एग्जांपल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम्स द रिएक्शन, दिस रिएक्शन विच इज बीइंग शोन दैट इज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर टू कार्बोनिक एसिड H2CO3. अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होता, फाइन, सो बेसिकली उसमें क्या होता है, तब 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर बीन फाउंड इन एन आवर. 1 घंटे में. उसका रेट कैसा है, रेट मतलब में क्या, द रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज इंडिकेटेड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द टाइम इंटरवल इन विच इट इज बीन फॉर्म्ड. सो बेसिकली
बेसिकली जब हम बात करते हैं कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करते हैं। वैसे ही एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स ऐसे कैटलिस्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। फाइन, तो वैसे कैटलिस्ट जिनको जो रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में फास्ट करने की मदद करते हैं उनको बोलते हैं एंजाइम। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सिचुएशन ले लो जिनमें जब एंजाइम नहीं है तब 200 मॉलिक्यूल्स बनते थे 1 घंटे में। हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो ड्रामेटिकली दैट इज कितने सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। फाइन, तो दैट इज बीन फॉर्म्ड कितने सारे, मतलब मैं 200 मॉलिक्यूल से लेके सीधा ही समझ लो दैट इज 6 lakhs मॉलिक्यूल्स आर बीन फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। फाइन, नाउ तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है भाई एंजाइम की वजह से। फाइन, द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स जितना रिएक्शन को फास्ट कर दिया है। सो देयरफॉर इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई एंजाइम कितने पावरफुल होते हैं। फाइन, उनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत इनक्रेडिबल होता है। Yes, now the next thing that we're going to study is there are thousands of types of enzymes। बहुत तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में, प्लांट की बॉडी में समझ लो, या ह्यूमन बॉडी में, या एनिमल्स की बॉडी में, कैटलाइजिंग ए यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। जब हमारे बॉडी में ये रिएक्शंस होती हैं तब उन्हें केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं, या फिर ऐसे रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। फाइन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम, इट इज टर्म टू बी एज मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, जैसे कि मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल द कन्वर्जन ऑफ, हाँ वही दिखाई गई है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। तो ये जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए एक स्टेप में नहीं होता, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टेप्स लगते हैं, 10 ऐसे स्टेप्स लगते हैं जिन बारी बारी वो कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज है, कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, बाद में कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये सारी जो सीक्वेंशियल स्टेप्स होती हैं, ये स्टेप्स किन की वजह से होती हैं, द रिएक्शन हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स। अब ऐसा हो सकता है बहुत सारी ऐसी जो पाथवे होती है, तो उस पाथवे को हम बोलेंगे दैट इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज एन एग्जाम्पल। फाइन, वेरिन इसमें 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जहाँ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। फाइन, तो दिस इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, दिस इज टर्म टू बी एज मेटाबॉलिक पाथवे। अब हर जगह पे एंजाइम्स होंगे, अब हर जगह पे एंजाइम सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे। फाइन, सो दिस पाथवे वी आर गोइंग टू सी इन द चैप्टर नंबर 14 दैट इज रेस्पिरेशन। फाइन, वैसे ही yes, in our skeletal muscle undergo anaerobic respiration, lactic acid is formed। ये भी हमने पढ़ा है, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में हमें आगे पढ़ा ही लिया है। जैसे कि रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो कभी कभार हमारे बॉडी में ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी के वजह से क्या होता है कि भाई हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में तो कन्वर्ट होता है, बट फिर वो पायरुविक एसिड है वो को अच्छे से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। फाइन, अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। मतलब में अगर वो ईस्ट है तो ईस्ट के अंदर वही पाथवे होगा, पर उसमें से क्या बनेगा, उसमें से बनेगा उसमें से बनेगा इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल। फाइन, सो हेंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। मतलब में जो प्रोडक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई वो प्रोडक्ट डिपेंड करेगा अपॉन द टाइप ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। एक पाथवे है एरोबिक जिसमें ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से रिलीज होती है CO2 एंड लॉट ऑफ एनर्जी, तो वो हो गई एरोबिक पाथवे। दूसरी पाथवे है एनाएरोबिक, जो जैसे कि लोअर लेवल ऑफ बैक्टीरिया वगैरह में और हमारे मसल सेल में होती है। ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड, इट गेट्स कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी।
एनर्जी। फाइन, वैसे ही तीसरी पाथवे है जैसे ईस्ट वगैरह में, तो ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड एंड इट्स गेट कन्वर्टेड टू इथेनॉल। तो तरह तरह की पाथवे हो सकती है बेस्ड ऑन द दैट इज डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर बीइंग पॉसिबल, फाइन, बेस्ड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। तो आपको अभी के लिए क्या याद रखना है, आपको इतना ही याद रखना है कि बहुत सारी हमारे बॉडी में जो सीक्वेंशियल स्टेप वाली रिएक्शंस होती है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस अलॉन्ग विद दिस एग्जांपल। अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, मल्टी स्टेप जो केमिकल रिएक्शन होती है विच ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम। सेम एंजाइम हो सकते हैं या डिफरेंट एंजाइम हो सकते हैं, फाइन, डिफरेंट, एंड इट इज टर्म टू बी एज मेटाबॉलिक पाथवे। तो आप जब भी नाम सुनो मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब में आपको याद रखना है कि भाई केमिकल रिएक्शंस हो रही है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, वो रिएक्शंस हो रही है, ईच स्टेप इज बीइंग कैटलाइज्ड विद सम और अदर काइंड ऑफ एंजाइम्स, फाइन। वो इसमें हमने क्या सीखा, इसने हमने सीखा कि भाई केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो दो तरह की फिजिकल केमिकल होती हैं। केमिकल में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होती है, हमारे बॉडी में ऑर्गेनिक रिएक्शंस चलती हैं और उनकी एक रेट होती है। द रेट मतलब में कितने टाइम में कितनी प्रोडक्ट बनी, फाइन, उसे बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। और ये रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ती है, जब रेट ऑफ रिएक्शन, जब एंजाइम्स होते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत टाइम्स, मिलियन फोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ये आपको याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिक पाथवे, दैट इज द सीक्वेंशियल स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर टर्म टू बी एज द मेटाबॉलिक पाथवे। और हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारी मेटाबॉलिक पाथवे कंटिन्यूसली चलती रहती है, फाइन। नाउ हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। अब ये जो एंजाइम है, जब हमने पढ़ा CO2 और वाटर मिक्स होते हैं और बनता है कार्बोनिक एसिड, फाइन, पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है तो इसको बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ही बनेंगे, समझ लो, फाइन। बट जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज मतलब में जो एंजाइम डाल दिया तब इसकी रेट कितनी बढ़ गई, फाइन, 10 मिलियन टाइम्स जितनी बढ़ गई। तो ऐसा कैसे होता है, इतना हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कन्वर्जन ये जो एंजाइम होती है वे कैसे कर सकती हैं, फाइन। सो बेसिकली उसके पहले हम कुछ और समझेंगे, फिर इसके पर जाएंगे। To understand this, we should study enzyme a little bit more. That is, हम सबको पता है कि एंजाइम के पास क्या होता है, एक्टिव साइट होती है। ऐसी एक साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट अपने आप को खुद को फिट कर सकता है। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू एज रिएक्शन, फाइन। The chemical which is converted into a product is called a substrate. जो केमिकल, ये याद रखना, जो केमिकल जो प्रोडक्ट में चेंज होने वाला है उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। वो केमिकल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, फाइन। हेंस एंजाइम दैट इज द प्रोटीन्स विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट कन्वर्ट्स अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट को इंडिकेट करेंगे कैपिटल S और प्रोडक्ट को इंडिकेट करेंगे कैपिटल P। और ये सबस्ट्रेट कहाँ जाके फिट होगा, भाई फिट होगा इनटू द एंजाइम। तो वो कैसा मॉडल बनेगा, एक लॉक एंड की जैसा मॉडल बनेगा। एक लॉक है, लॉक कौन है, तो भाई एंजाइम, उसके अंदर की कौन सी है, तो सबस्ट्रेट। अब लॉक एंड की खुल जाती है, फाइन। तो वैसे ही इसमें खुलना नहीं है, इसमें होगी एक केमिकल रिएक्शन जिनमें वो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट, फाइन। सो बेसिकली इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल yes, the same situation you can see this is a substrate, समझ लो, फाइन, दिस इज अ सबस्ट्रेट। ये है एक एंजाइम, ये एंजाइम की जो साइट है इस साइट को हम बोलेंगे एक्टिव साइट। क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट, फाइन। अब इस सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट है उधर जाके कौन फिट होगा, तो भाई सबस्ट्रेट फिट होगा। अब जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये आप देख सकते हैं, ये सबस्ट्रेट है, फाइन। वो किस में जाके फिट हो रहा है, एंजाइम है उसमें एक्टिव साइट में जाके, ये एक्टिव साइट है उसमें जाके फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद वो क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है तो इसमें जो ये आप सबस्ट्रेट देख रहे हैं वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट। किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में, फाइन। और ये एंजाइम ऐसा का ऐसा उधर साइड से रिलीज हो जाता है, तो सबस्ट्रेट में से बना प्रोडक्ट। क्या बना, प्रोडक्ट, फाइन। तो बीच में क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इधर से रिलीज हो जाए तो एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों ही अलग हो सकते हैं। बट एक बार ये प्रोडक्ट बन गया समझ लो, फिर उसका वापस ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता, फाइन। तो आपको अभी के लिए क्या याद रखना है, द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम्स हैव एन पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर विच इज टर्म्ड टू बी एज एन एक्टिव साइट एंड इन दिस एक्टिव साइट फिट्स द सबस्ट्रेट and the enzyme forms an enzyme substrate complex
which because of the change by the enzymes the reactions will take on fast and then on ये जो दो सबस्ट्रेट होंगे जो भी होंगे वो सबस्ट्रेट मिलजुल के कोई केमिकल चेंज करेंगे, बॉन्डिंग में चेंज करेंगे और उसमें से बन जाएगा पी, दैट इज प्रोडक्ट, फाइन, और एंजाइम वापस रिलीज हो जाएगा, फाइन। नाउ सबस्ट्रेट इज बीन इंडिकेटेड एज प्रोडक्ट एज पी, और बीच में होता है एक्टिव साइट या फिर क्लेफ्ट और पॉकेट भी बोल सकते हैं। द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज फॉरवर्ड टूवर्ड्स द एक्टिव साइट, ये तो हमने देखा सबस्ट्रेट कहाँ जाती है, एक्टिव साइट के पास जाती है, उधर फिट होती है और फिर बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फाइन, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमेनन, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है जैसे कि हमने देखा सबस्ट्रेट वो मिक्स होता है विथ एंजाइम, फाइन, और बीच में बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फाइन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है फिर उसमें एंजाइम तो वैसा का वैसा रहेगा और सबस्ट्रेट की जगह बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये जो फेस है इस फेस को हम बोलेंगे ट्रांजिएंट फिनोमेनन, यहाँ जो फेस होगा फिनोमेनन होगा उसे बोलेंगे ट्रांजिएंट फिनोमेनन, जहाँ पे चेंजेस होंगे, एक्चुअल चेंजेस विल occur at this phase, fine. During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transient state structure is formed. यहाँ जो structure बनेगा किसका, fine, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट नोन एज द ट्रांजिएंट फेट, ये जो स्ट्रक्चर है सबस्ट्रेट का, जो सबस्ट्रेट होगा वो खुद को चेंज करेगा, तो चेंज करेगा तो उस स्टेज को हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द सबस्ट्रेट इज फॉर्म्ड। ट्रांजिशन मतलब में चेंज, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। सो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, यस, the transition state structure is being formed of the enzyme substrate complex. Very soon after the expected bond breaking or making is completed, the product is released from the active site. जब ये transition state खत्म होगा और इधर substrate change होते होते क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा product, और product फिर क्या होगा, तो product और enzyme, जैसे कि इसके बाद की next step क्या होगी, तो जो product है और जो enzyme है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, enzyme के active site पे से ये प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो यही चीज हमने जो डायग्राम में देखी, फाइन। द पाथवे of this transformation must go through the so called transition state structure. अभी जब भी S को P में कन्वर्ट होना है तो वो ऐसे नहीं होगा, उसको ट्रांजिशन स्टेट से तो पास होना ही पड़ेगा भाई, तभी वो चेंजेस करेगा ना अपने में। तो ट्रांजिशन फेज इज मस्ट व्हाइल कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। एक बीच वाला स्टेट होता है जिनमें से हमेशा सबस्ट्रेट को पास ऑन होना पड़ता है, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये जो ट्रांजिशन फेज है उसमें एक्चुअल कन्वर्जन होती है, फाइन। There could be more altered structure state between the stable substrate and the product. Implicit in this statement, the fact that all other intermediate structural state are unstable. Stability is something related to energy status of the molecule or the structure. Hence, when we look at the pictorial, we can look it at pictorial through a graph. It looks something like as it is given in figure 9.6. So basically, अब हम समझेंगे figure 9.6. जैसे कि हमने दिखाया कि बीच में ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, ये बहुत स्टेबल नहीं होता, ये स्टेट स्टेबल नहीं होता जब तक वो इधर कन्वर्ट ना हो जाए प्रोडक्ट में, और इधर बीच में बहुत सारे स्टेजेस हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म, दूसरे से तीसरे, और फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो वही बताया गया है कि भाई वो बहुत सारे डिफरेंट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट हो सकते हैं उसके बीच बीच में, फाइन, बट प्रोडक्ट बनने से पहले उसको ट्रांजिशन फेज से तो पास होना ही पड़ेगा। अब हम इस स्ट्रक्चर को जैसे कि वो रेट कैसे फास्ट होती है, एंजाइम क्वेश्चन क्या था कि एंजाइम रेट को कैसे फास्ट करती है, तो आपको आंसर क्या लिखना है कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करती है, कैसे, बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। किसको रिड्यूस करती है, बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, फाइन। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, तो आप जैसे कि
ऐसे एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट की भी आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई व्हेन मॉलिक्यूल्स हैव अब्सॉर्ब्ड इनफ एनर्जी फॉर द बॉन्ड्स टू ब्रेक, द रिएक्टेंट्स आर इन अनस्टेबल कंडीशंस एंड दोज इज टर्म टू बी एज अ ट्रांजिशन स्टेट। आई शैल रिपीट इट वन मोर टाइम। ट्रांजिशन स्टेट कौन सा स्टेट होता है? व्हेन द मॉलिक्यूल्स हैव adopted or have absorbed enough amount of energy for the bonds to break, the reactant are in unstable conditions and that unstable condition is termed to be as the transition phase. Fine. Now बेसिकली एंजाइम क्या करती है? तो एंजाइम करती है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम। अब एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी सबस्ट्रेट को कंबाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ये चार्ट देखेंगे जिसमें ये जो ग्राफ है उसमें एक तरफ एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन यूज़ द वर्ड फ्री energy. On the contrary, on the y-axis we have, this is the x-axis, this is the y-axis. So basically on the x-axis we have progress of the reaction, on the y-axis we have potential energy. So basically क्या होता है समझ लो, जैसे कि ये एक सबस्ट्रेट है, कोई सबस्ट्रेट है जिसके पास एनर्जी है, दो सबस्ट्रेट है समझ लो A प्लस B जो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू C प्लस D। फाइन। तो ये जो उसको एनर्जी, उसको कितनी सारी एनर्जी चाहिए समझ लो। फाइन। उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए और फिर इस स्टेट के बाद इतनी एनर्जी मिल जाने के बाद, समझ लो ये एनर्जी का टर्म है, तो इतनी सारी एनर्जी मिल जाएगी तब वे स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड। ये कौन सा स्टेट है? अब इसको इनफ एनर्जी मिल गई है। मैंने बोला ट्रांजिशन फेज मतलब में इसके पास इतनी एनर्जी होना कि उसके बाद वो कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में। तो ये जो स्टेट होता है वो बहुत अनस्टेबल स्टेट होता है जहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट, हम अभी तो एंजाइम की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ सबस्ट्रेट के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो देख लो जैसे कि भाई सबस्ट्रेट ने बहुत सारी एनर्जी किसी मीडियम से ली है। फाइन। अब बहुत सारी एनर्जी मिलने के बाद उसका ये पॉइंट आता है और फिर वो धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। फाइन। ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो रहा है और रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है और फाइनली वो प्रोडक्ट बन रहा है C प्लस डी। जब प्रोडक्ट बनेगा तब प्रोडक्ट स्टेबल होगा, मतलब में उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी और वो फॉर्म हो चुका होगा इनटू C प्लस डी। फाइन। अब ये देखो, ये जो रिएक्शन थी वो विदाउट एंजाइम थी, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम नहीं है, तो उस रिएक्शन को कितनी सारी एनर्जी लगी, देख रहे हैं आप कितनी सारी एनर्जी लगी। तो उस एनर्जी को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी आप देख सकते हैं कि भाई इसको इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ी, फिर वो प्रोडक्ट में बनना शुरू हुआ। फिर वो प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर उसकी एनर्जी कम होती गई और फिर वो फाइनली वो स्टेबल प्रोडक्ट बन गया जब उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट नील जितनी होती है। फाइन। अब उसको देखो आप कितनी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ी तब जाके वो प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ। अब मतलब में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, बट उसी सबस्ट्रेट के अंदर हमने एंजाइम डाल दिया है, इसी A प्लस बी में हमने एंजाइम को डाल दिया है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी ही एनर्जी लेवल में, देख सकते हो आप, सिर्फ इतनी ही एनर्जी लेवल में वो क्या होने लगा, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन शुरू हो गया और वो C प्लस डी में कन्वर्ट हो गया। तो उसकी एक्टिवेशन आप एनर्जी देख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। तो एंजाइम क्या करती है? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब में ऐसी एनर्जी जो किसी रिएक्शन को, किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने में काम कर सकती है। किसी सबस्ट्रेट को इतनी एनर्जी मिल जाए कि भाई अब वो प्रोडक्ट बन सकता है, तो उस एनर्जी को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो किस में ज़्यादा होगी भाई? एक्टिवेशन एनर्जी जिनमें एंजाइम होंगे उनमें कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि एंजाइम का क्या काम है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। कम करेगा तभी वो फास्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। फाइन। और जब विदाउट एंजाइम होगी तो उसको बहुत सारी एनर्जी लगेगी उस लेवल तक पहुंचने में। कौन से लेवल तक पहुंचने में? ट्रांजिशन फेज तक पहुंचने में। जब वे ट्रांजिशन फेज तक पहुंचेगा बाद में ही वो प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। फाइन। तो वही चीज़ इस ग्राफ के मीडियम से बताई गई है कि
क्वेश्चन क्या था, वापस एक बार हम समझते हैं। क्वेश्चन था एंजाइम इतनी हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे करता है। तो आप लिखेंगे कि एंजाइम हाई रेट ऑफ रिएक्शन करता है बिकॉज एंजाइम्स हैज द एबिलिटी टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी मतलब में सबस्ट्रेट है, पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होगा, जब उसके पास एनर्जी होगी। तो उस एनर्जी को इंक्रीमेंट कौन करेगा, तो एंजाइम करेगा। फाइन, तो एंजाइम होगा तो वो रिएक्शन बहुत थोड़ी ही एनर्जी में पॉसिबल है, थोड़ी ही एक्टिवेशन एनर्जी में पॉसिबल है। बट कॉन्ट्ररी उसके पास वो समझ लो वो एनर्जी नहीं है। फाइन, इतनी एंजाइम नहीं है, तो एंजाइम नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और फिर वो प्रोडक्ट में बनना शुरू होगा। फाइन, सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस ग्राफ which is very important, and we shall be meeting in the next class while we understand about the nature of the enzyme action and various factors which affects the enzyme activity. Fine, till then, thank you.